हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, नीट के लिए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में हमारा अगला चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जहां पर टोटल 6 टॉपिक हमें दिए गए हैं जो पढ़ने हैं, और ये छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पर। सबसे पहले तो कुछ बहुत बेसिक बातें यहाँ पर दी गई हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं जो एनसीईआरटी ने डायग्राम में लिखी हुई है ना। तो एक तो पॉइंट यहाँ से याद कर लीजिए, प्रियॉन्स जो होते हैं ये प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं। ठीक, यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको बैक्टीरियोफेज दिखाया गया है। ये जो आपको डायग्राम दिया गया है एडिनो वायरस का दिया गया है, और ये जो एडिनो वायरस है ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता है। ये टोबैको मोज़ेक वायरस दिया गया है, और ये टोबैको मोज़ेक वायरस रॉड शेप्ड वायरस। आपने रॉड से बैक्टीरिया पढ़े, बैसिला, ये रॉड से वायरस है टोबैको मोज़ेक वायरस। ये फंगल कॉलोनी दिखाई दे रही है और ये बैक्टीरियल कॉलोनी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक, अब पहला जो टॉपिक हमारा है, दिस इज माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, यानी घर में माइक्रोब का यूज किस तरीके से किया जाता है। तो एक तो यहाँ पर है प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। इसमें जो माइक्रोब है वो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैब या लैक्टोबैसिलस। ये दूध को दही में बदलता है, और जब लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये मिल्क में एसिड को सिक्रीट करते हैं, और ये जो एसिड होता है ये कोएगुलेट करता है और पार्शियली डाइजेस्ट करता है मिल्क प्रोटीन को, पार्शियली डाइजेस्ट करता है। साथ ही साथ ये जो बैक्टीरिया होता है जब दूध को दही में कन्वर्ट करता है तो विटामिन B12 की मात्रा को भी बढ़ा देता है। और हमारे स्टमक में जो लैब होता है यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये डिजीज कॉजिंग माइक्रोब को रोकने का भी काम करता है। जो डो हम यूज करते हैं इडली डोसा बनाने के लिए, उसको फर्मेंट करने का काम बैक्टीरिया करता है। डो का जो पफ्ड अप अपीयरेंस, फूला हुआ अपीयरेंस होता है, ये CO2 गैस की वजह से होता है। ठीक है, इसी तरीके से जो डो हम यूज करते हैं ब्रेड बनाने के लिए, उसको फर्मेंट करने का काम बेकर्स ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी के द्वारा किया जाता है। तौड़ी की बात करें, एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जिसका यूज सदर्न इंडिया के कुछ पार्ट में किया जाता है, और इसका फर्मेंटेशन सैप से किया जाता है जो कि पाम से मिलता है। माइक्रोब का यूज फिश को फर्मेंट करने में, सोयाबीन को और बम्बू सूट को फर्मेंट करने के लिए किया जाता है, और इनको खाने के लिए यूज किया जाता है। चीज की अगर हम बात करें तो अलग अलग वैरायटी जो चीज की होती हैं, वो उनका जो टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट होता है वो माइक्रोब की वजह से आता है, माइक्रोब की वजह से आता है। जैसे लार्ज होल इन स्विस चीज आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय बैक्टीरियम कॉल्ड प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरेमेनाई। एंड रॉक्यूफोर्ड चीज की अगर बात करें तो इसको इसकी राइपनिंग करने का काम फंजाई के द्वारा किया जाता है। तो ये पहला टॉपिक हो गया। दूसरा है माइक्रोब इन हाउस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर बेवरेजेस के बारे में, एंटीबायोटिक के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन के लिए बड़े बड़े बर्तन यूज करते हैं जिन्हें फर्मेंटर कहा जाता है। ये फर्मेंटर यहाँ पर आपको दिखाए भी गए हैं। तो सबसे पहले फर्मेंटेड बेवरेजेस की बात करते हैं। फर्मेंटेड बेवरेजेस को बनाने के लिए ईस्ट का यूज करते हैं, और ईस्ट जो होता है इसके द्वारा अलग अलग तरह की अल्कोहलिक ड्रिंक बनती, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी एंड रम। अब चूंकि सैक्रोमाइसिस का यूज यहाँ भी करते हैं ब्रीवरी इंडस्ट्री में, इसलिए इसे ब्रीवर्स ईस्ट कहते हैं। और ये माल्टेड सीरियल और फ्रूट जूसेस को फर्मेंट करता है, और इससे इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। अब ध्यान ये रखना है बेटा कि अलग अलग टाइप की जो अल्कोहलिक ड्रिंक है ना, वो डिपेंड करती हैं रॉ मटेरियल पर, और साथ ही साथ टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, यानी डिस्टिलेशन किया गया है नहीं किया गया है, इसके आधार पे अलग अलग तरह की अल्कोहलिक ड्रिंक प्रोड्यूस होती हैं। जैसे वाइन और बियर की बात करें तो इनको विदाउट डिस्टिलेशन प्रोड्यूस किया जाता है, बाकी विस्की, ब्रांडी, रम को डिस्टिलेशन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ये फर्मेंटेशन प्लांट दिखाया गया। अगला है एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक की अगर हम बात करते हैं तो एंटीबायोटिक की जो डिस्कवरी है वो एक चांस डिस्कवरी थी, और एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया गया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ये इन्होंने जिस एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था, पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे, और इन्होंने
देखा कि कुछ इनकी अनवॉस्ड कल्चर प्लेट हैं जहां पर स्टेफाइलोकोकाई ग्रो नहीं कर पाया, और उसका कारण एक केमिकल प्रोड्यूस किया गया मोल्ड के द्वारा, और ये मोल्ड था पेनिसिलियम नोटेटम। अब पेनिसिलिन की खोज तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की, लेकिन इसका जो फुल पोटेंशियल है एक एंटीबायोटिक के रूप में ये पता लगाया था चेन एंड फ्लोरे नाम के दो साइंटिस्ट के द्वारा। और इस एंटीबायोटिक का यूज किया गया अमेरिकन सोल्जर को ट्रीट करने के लिए वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय। फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरी को नोबेल प्राइज दिया गया था 1945 में इस काम के लिए। अब पेनिसिलिन के बाद और भी बहुत सारे एंटीबायोटिक का पता लगा। एंटीबायोटिक के द्वारा हम प्लेग, उफिंग कफ यानी काली खांसी, डिप्थीरिया यानी गला घोटू एंड लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग जैसी बीमारियों को, ये डेडली डिजीज हैं, इनको हमने ट्रीट कर लिया। अब आते हैं केमिकल, एंजाइम एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। ये सवाल तो पूछा ही पूछा जाना है, तो इसको बहुत अच्छे से आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए जैसे एस्परजिलस नाइगर की बात करते हैं तो ये फंगस है जो सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है। एसिटोबैक्टर एसिटाई नाम का बैक्टीरिया जो एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम नाम का बैक्टीरिया जो ब्यूटारिक एसिड प्रोड्यूस करता है। और लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, खूब पूछा जाता है। सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी ईस्ट की अगर हम बात करते हैं तो कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल में उसका यूज किया जाता है। इसके अलावा जो लाइपेजेस होते हैं, लाइपेजेस को डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में यूज करते हैं ऑयली स्टेन को रिमूव करने के लिए। साथ ही साथ बॉटल्ड जूसेस को क्लेरिफाई करने के लिए पेक्टिनेज और प्रोटीएज नाम के एंजाइम यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पर तीन बातें जो बहुत खास हैं, एक है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज को बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकॉकस प्रोड्यूस करता है और इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा मॉडिफाई किया गया क्लॉट बस्टर के रूप में, तो क्लॉट बस्टर की तरह काम करता है। दूसरा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है साइक्लोस्पोरिन ए, जिस जो कि इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह काम करता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेड पेशेंट में। आप जानते हैं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट को रिजेक्शन करने का काम सीएमआई करता है, और ये साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम का फंगस इसको प्रोड्यूस करता है। और तीसरा यहाँ पर है स्टैटिन्स। स्टैटिन जो है ये एक ईस्ट प्रोड्यूस करता है, इसका नाम है मोनेस्कस परप्यूरियस, और ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। ये स्टैटिन कैसे काम करता है, ये कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है उस एंजाइम को जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कराता है। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइक्लोस्पोरिन ए, स्टैटिन एंड स्ट्रेप्टोकाइनेज यहाँ पर। ये तीन बायोएक्टिव मॉलिक्यूल हैं, बहुत पूछे जाते हैं। अब आते हैं माइक्रोब इन द सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज ट्रीटमेंट जो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर है, म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर को सीवेज का नाम दिया जाता है। और सीवेज का जो ट्रीटमेंट है ये दो स्टेजेस में किया जाता है। ठीक, दो स्टेजेस में करते हैं, एक प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है और दूसरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है इसमें फिजिकल रिमूवल करते हैं, और फिजिकल रिमूवल कैसे करते हैं, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन के द्वारा। जब फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन करते हैं तो सेडिमेंटेशन के समय जितना भी सॉलिड होता है वो सेटल कर जाता है, जिसे प्राइमरी स्लज कहते हैं, और जो ऊपर तैरने वाला लिक्विड वाला पार्ट बचता है उसे प्राइमरी इफ्लुएंट कहते हैं। इस इफ्लुएंट को प्राइमरी सेटलिंग टैंक से भेजा जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। जो प्राइमरी इफ्लुएंट है इसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए लाया जाता है एयरेशन टैंक में। एयरेशन टैंक में एयर को पंप करते हैं जिससे फ्लॉक्स की ग्रोथ हो जाती है। फ्लॉक्स आर द मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मेस लाइक स्ट्रक्चर। while growing these microbe consume the major part of the organic matter in the effluent. This significantly reduces the BOD. This is biochemical oxygen demand of effluent. BOD का मतलब क्या, ये भी जान लो आप। BOD का मतलब होता है the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria. तो सीवेज को तब तक ट्रीट करते हैं जब तक बीओडी कम नहीं हो जाता है। और बीओडी की अगर हम बात करें तो बीओडी जितना ज्यादा होगा, ऑर्गेनिक मैटर उतना ज्यादा होगा, पोल्यूटिंग पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा। तो ग्रेटर द बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर मोर इज इट्स पोल्यूटिंग पोटेंशियल। जब बीओडी कम हो जाता है तो बीओडी कम होने के बाद जो इफ्लुएंट होता है इसको अगले टैंक में, एरेशन टैंक से पहुंचाते हैं सेटलिंग टैंक में, जहां पर बैक्टीरियल फ्लॉक्स को सेटल करा लिया जाता है, सेडिमेंट करा लिया जाता है। इस सेडिमेंट को एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। अब एक्टिवेटेड स्लज का कुछ हिस्सा
पंप कर दिया जाता है एरेशन टैंक में, जो इनोकुलम का काम करता है, और जो रिमेनिंग मेजर पार्ट होता है एक्टिवेटेड स्लज का, इससे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेज दिया जाता है। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं मिथेनोजन, जो डाइजेस्ट करते हैं फ्लॉक्स में जो फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं, और इस डाइजेशन के दौरान गैसेस का मिक्सचर प्रोड्यूस होता है जिसमें मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसे बायोगैस कहते हैं, और ये एनर्जी के सोर्स के तौर पे यूज किया जाता है क्योंकि ये इन्फ्लेमेबल यानी ज्वलनशील होता है। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो इफ्लुएंट होता है सेकेंडरी सेटलिंग टैंक से, उसे नेचुरल वाटर बॉडी में रिलीज कर दिया जाता है। ये एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आपको दिखाया गया एसटीपी। अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट यानी एमओएफ के द्वारा गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान स्टार्ट किए गए इन नदियों को पोल्यूशन से बचाने के लिए। चौथा टॉपिक है माइक्रोब इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो बायोगैस की बात करें तो बायोगैस इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस जिनमें मेनली मीथेन होता है, लेकिन CO2, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड होते हैं। अब अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह की गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। जो टाइप ऑफ गैस होती है ये डिपेंड करती है माइक्रोब पे और ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के ऊपर जो वो यूटिलाइज करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं डो के फर्मेंटेशन में, चीज मेकिंग में, प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस में, तो मेन गैस कौन सी प्रोड्यूस हुई थी? CO2। लेकिन जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं एनारोबिकली ऑन सेलुलोजिक मटेरियल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन अलोंग विद CO2 एंड हाइड्रोजन। दिस बैक्टीरिया कलेक्टिवली कॉल्ड मिथेनोजन, और इसमें कॉमन एग्जांपल है मिथेनोबैक्टीरियम। कहाँ मिलेगा आपको? ये पाया जाता है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में सीवेज ट्रीटमेंट के समय। साथ ही ये बैक्टीरिया र्यूमेन अ पार्ट ऑफ स्टमक ऑफ कैटल वहां पर पाए थे, मिथेनोजन मोनेरा में हम लोग पढ़ते हैं। अब कर इनके खाने में जो सेलुलोजिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको ये डाइजेस्ट करते हैं, और इस तरीके से ये बैक्टीरिया सेलुलोज के ब्रेकडाउन में और कैटल के न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं। जो गोबर होता है इन जानवरों का, उसमें भी ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, है ना। और इसीलिए जो बायोगैस जनरेट होती है गोबर से, उसे गोबर गैस भी कहा जाता है। बायोगैस इज कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस। अब बायोगैस प्लांट की अगर बात करें तो एक कंक्रीट टैंक होता है, 10 से 15 फीट डीप होता है, और इसके अंदर सिलरी भर दिया जाता है। यहाँ पर डायग्राम आपको दिखाया गया है, ये डायग्राम यहाँ पर टिपिकल बायोगैस प्लांट का है। और इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में बायोगैस प्रोडक्शन की जो टेक्निक है, बायोगैस प्रोडक्शन की जो टेक्निक को इंडिया में डेवलप की गई IARI एंड KVIC के द्वारा। IARI एंड KVIC, IARI इज द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड KVIC इज द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। अगला है माइक्रोब एज बायो कंट्रोल एजेंट। तो बायो कंट्रोल एजेंट में हमारे पास 5 एग्जाम्पल दिए गए हैं जो आपको याद करने हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर लेडी बर्ड बीटल। तो लेडी बर्ड बीटल की अगर हम बात करते हैं तो ये लेडी बर्ड बीटल एफिड से छुटकारा दिलाती है। और ड्रैगन फ्लाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो से छुटकारा दिलाने का काम करता है। इसके अलावा अगर हम माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट की बात करें तो बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया जो है BT से कहते हैं, और ये बटरफ्लाई कैटरपिलर से छुटकारा दिलाने का काम करता है ना। अब BT कॉटन के बारे में ऑलरेडी हम बायोटेक में डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह एक एग्जाम्पल हमारे पास है, चौथा एग्जाम्पल है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा एक फंगस है और ये भी बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज किया जाता है। ट्राइकोडर्मा स्पीसीज आर फ्री लिविंग fungi that are very common in the root ecosystem. They are very effective biocontrol agent of several plant pathogen. पांचवा एग्जाम्पल हमारे पास है बैकुलोवायरसेस आर पैथोजन दैट अटैक इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजॉरिटी ऑफ बैकुलोवायरसेस यूज्ड एज बायोकंट्रोल एजेंट आर इन द जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस NPV। These वायरस आर एक्सीलेंट कैंडिडेट फॉर स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल, दे हैव नो निगेटिव इंपैक्ट ऑन प्लांट, मैमल, बर्ड, फिश और इवन नॉन टारगेट इंसेक्ट। कोई निगेटिव इंपैक्ट नहीं है। इनका यूज तब करते हैं जब बेनिफिशियल इंसेक्ट को हमें कंजर्व करना होता है, और इसीलिए ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM प्रोग्राम में इनका यूज करते हैं, या जब कोई इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया ट्रीट करते हैं जैसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। लास्ट टॉपिक इज माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर।
तो फर्टिलाइजर जो फसल की पैदावार को बढ़ाते हो, बायो मतलब जो लिविंग ऐसा काम करते हो। तो बायो फर्टिलाइजर में 3 एग्जाम्पल हमारे पास है बेटा। एक हमारे पास है बैक्टीरिया, दूसरा है फंजाई और तीसरा है साइनोबैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया 2 तरह के हैं, फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में राइजोबियम बैक्टीरिया लिग्यूमिनस प्लांट की रूट में नाइट्रोजन फिक्स करता है। और अगर फ्री लिविंग की बात करते हैं तो फ्री लिविंग बैक्टीरिया हमारे पास है एजोटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरिलम। फंजाई की बात करें तो फंजाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ में, और जिसे हम माइकोराइजा के नाम से जानते हैं, माइकोराइजा के नाम से हम लोग जानते हैं। और यहाँ पर ग्लोमस नाम का जो जीनस फंगस का है, ये माइकोराइजा का फॉर्मेशन करता है। साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो ये ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब होते हैं, और इनमें हेट्रोसिस नाम की सेल होती है जिसके द्वारा नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल नॉस्टॉक, एनाबिना एंड ऑस्लेटोरिया, ऑलरेडी इनको हम पढ़ चुके हैं। इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, और ये पैडी फील्ड यानी जो धान के खेत होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सारे मैंने यहाँ पर आपको बता दिए, इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, जनरली इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन के द्वारा नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। अगले लेक्चर में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।